तो बच्चों अभी तो हमने समझा ऑर्गेनाइज नॉलेज ऑफ नेचर दैट इज कॉल्ड एज साइंस। अब ये ऑर्गेनाइज नॉलेज लिया कैसे गया, मतलब हम लोग जो नेचर के स्टडी किए कैसे किया गया नेचर के स्टडी। बोल दिया केवल कि सन के चारों तरफ अर्थ घूम रही है, राइट, और अर्थ के चारों तरफ सन घूम रही है, बस ये बोला गया? नहीं, उसके बारे में बताया गया है ना। पहले तो ऑब्जर्व किया होगा, है ना जी, कि ऑब्जर्वेशन किया होगा बहुत दिनों तक, सैकड़ों वर्ष तक, है ना, कि एक बार क्या कहते हैं, सुबह मॉर्निंग कभी सन क्या होता है, राइज करता है, फिर क्या होता है, सनसेट हो जाता है। तो एक डायरेक्शन में सनराइज होता है, दूसरे डायरेक्शन में सनसेट हो जाता है। ये बहुत दिन तक ऑब्जर्व किया गया होगा, है ना, कि सनराइज हुआ, सनसेट हुआ, सनराइज हुआ, सनसेट हुआ, सनराइज हुआ, सनसेट हुआ, इसको ऑब्जर्व कर रहा होगा, है ना। पानी जो है एक डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट, है ना, नदी अपने आसपास नदी देखा होगा और रोज नदी को नदी के पास जाता होगा और देखता होगा, ऑब्जर्व करता होगा, राइट। क्या ऑब्जर्व करता होगा कि नदी लेफ्ट टू राइट बह रही है, आज नदी लेफ्ट टू राइट बह रही है, आज लेफ्ट टू राइट बह रही है, चलते हैं कल देखेंगे हो सकता है राइट टू लेफ्ट बहे, है ना। तो ऑब्जर्व किया गया, तो डेली उसको यही मिला कि नदी जो है लेफ्ट टू राइट बह रही है। क्लियर। बॉल को ऊपर फेंका, ऊपर फेंक रहे, ऊपर क्यों नहीं जा रहे, नीचे ही आ रहे, बहुत बार फेंका, 100 बार 200 बार, बहुत टाइम तक ऑब्जर्व किया गया, है ना, कि बॉल को ऊपर फेंकते नीचे ही क्यों आता है, ऊपर फेंकते नीचे ही क्यों आता है, ऊपर फेंकते नीचे ही क्यों आता है ना। तो नेचर की जो स्टडी हमने किया, हमने ये नहीं बोल दिया कि बॉल को ऊपर फेंके नीचे आ गया, अब क्यों आया, काहे हुआ, काहे आया, किस लिए आया, है ना, इसकी तो बात नहीं की, है ना। तो नेचर की जो स्टडी किया गया, है ना, जो ऑर्गेनाइज नॉलेज लिया गया नेचर के बारे में, तो बाय प्रैक्टिकल लिया गया, है ना, उसको प्रूफ किया गया, तब जाके लिखा गया, है ना। और वही चीज हम लोग स्टडी करते हैं किसमें, साइंस में। तो जो चीज प्रूफ हुआ होता है ना, उस चीज को हम लोग साइंस में स्टडी करते हैं। तो जिस लॉ को बनाने में, जिस यूनिट को बनाने में, है ना, लाखों वर्ष लगा होगा, सैकड़ों वर्ष लगा होगा, है ना, और उसको हम आसानी 2 सेकंड में समझ लेते हैं, है ना। ये लॉ है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ना, फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, राइट। तो बहुत सारा प्रिंसिपल है, बहुत सारा लॉ है ना, समझ में भाई, फैराडे लॉ है, बहुत सारा लॉ है ना। हम लोग आसानी से 2 सेकंड में स्टडी कर लेते हैं, बट उसको, उस लॉ को बनाने में सैकड़ों वर्ष लगा होगा। समझ में आ रही बात। तो हम लोग जो भी साइंस में स्टडी करते हैं बाय प्रैक्टिकली, उसको प्रैक्टिकली प्रूफ किया रहता है, उसी को हम लोग स्टडी करते हैं। बिना प्रैक्टिकली साइंस किसी चीज को नहीं मानती है। समझ मेरी बात। जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति को खांसी हुआ है, सपोज है खांसी हुआ है ना, तो क्या किया, कोई व्यक्ति गया, कोई व्यक्ति के पास गया, बोला कि मेरे को खांसी हुआ है, तो उसने बोला कि यहाँ पे तेल लग क्या करो, एक ऑयल लो, कौन सा ऑयल, जो खाते हैं ऑयल, राइट, वो ऑयल लो और गले में लगा लो, ठीक हो जाएगा। तो ऑयल लेके गले में जो ऑयल हमने लगाया और हमारी खांसी ठीक हुई कि नहीं हुई, आई डोंट नो, बट हमने ऑयल लगा लिया। अब क्यों लगाए, क्यों खांसी ठीक हो, क्या रीजन है, ऑयल में क्या है जिसके कारण खांसी ठीक हो जाएगा, है ना। तो ये नहीं बताया, बस बोल दिया ये काम कर लो, आसानी से हो जाएगा। अब वो काम करने से क्या होगा और क्यों वैसा हुआ, है ना, इस चीज का प्रेडिक्शन नहीं किया गया, राइट। तो हम उसको बोलेंगे अंधविश्वास। क्या बोलेंगे, अंधविश्वास। जैसे अब सोमवार आ रहा है ना, सोमवार को शिव जी का पूजा होता है, तो शिव जी के पास सोमवार आया, शिव जी के पास गया और दूध लेके दूध ढाल दिया, कहां पे, शिव जी, राइट। तो शिव जी के मंदिर में दूध को ढाल दिया। अब दूध डालने के बाद क्या होगा उसको पता नहीं, है ना, और क्यों डाले दूध उसको पता नहीं, राइट। तो ये हमारा क्या है, श्रद्धा, है ना, ये हमारा श्रद्धा है कि हम शिव मंदिर में जाके दूध को डाल दिए। अब क्यों डाले, काहे डाले, क्या रीजन है, क्यों, क्या होगा उससे, है ना, आई डोंट नो। समझ। तो ये साइंस नहीं मानता है, साइंस इस चीज को नहीं मानता है, अंधविश्वास को नहीं मानता है। साइंस मानता है प्रैक्टिकल, साइंस मानता है प्रैक्टिकल चीजों को। साइंस कभी भी अंधविश्वास को नहीं मानता है, किसी श्रद्धा को नहीं मानता है, राइट।
तो साइंस क्या मानता है? ओनली प्रैक्टिकल। क्लियर? समझ मेरी बात? तो साइंस जो है अंधविश्वास को नहीं मानता है, श्रद्धा को नहीं मानता है। साइंस मानता है सिर्फ प्रैक्टिकल चीज को। अगर प्रैक्टिकली प्रूफ है तो साइंस मानेगा, अदरवाइज नहीं मानेगा, है ना। इसलिए ऑर्गेनाइज नॉलेज जो नेचर का किया गया बाय प्रूफ किया गया, है ना। तो हम जो नेचर का स्टडी करते हैं, है ना, वो कैसे इन्वेंशन किया गया है उस चीज की डिस्कशन करेंगे। राइट? समझ मेरी बात? तो साइंटिफिक मेथड टू स्टडी ऑफ नेचर। तो स्टडी का जो नेचर का जो स्टडी किया गया, कैसे किया गया? तो साइंटिफिक वे में किया गया, साइंटिफिक मेथड में किया गया, बाय प्रूफ किया गया। राइट? बाय प्रूफ लॉ बनाया गया, है ना। समझ मेरी बात? बाय प्रूफ कुछ टर्म को बताया गया। जैसे सिंपल सा, कोल को जलाते हैं तो एनर्जी मिलता है, उस एनर्जी से हीट जनरेट करते हैं। सॉरी, कोल को जलाते हैं तो हीट एनर्जी मिलता है, उस हीट से हम लोग पानी को गर्म करते हैं। पानी गर्म करने के बाद क्या बन जाता है? स्टीम बन जाता है, और इस स्टीम को हम यूज कर लेते हैं डायनेमो को घुमाने में, और इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो जाता है ना। तो ये सब बाय प्रोसेस प्रूव किया गया है। राइट? तो इसका साइंटिफिक क्या किया गया? स्टडी किया गया। किसका? तो नेचर का। तो साइंटिफिक मेथड से हम लोग नेचर का स्टडी किए, और उसके बेसिस पे हम लोग लॉ बनाए, है ना, कुछ प्रिंसिपल बनाए। राइट? उस प्रिंसिपल और लॉ को हम लोग स्टडी करते हैं। किसमें? साइंस में। तो आइए समझते हैं कैसे साइंटिफिक मेथड से नेचर की स्टडी की जाती है, कैसे किया होगा और कैसे की जाती है। आइए, नंबर 1, ऑब्जर्वेशन। तो साइंटिफिक मेथड टू स्टडी ऑफ नेचर। नेचर के स्टडी करने के लिए साइंटिफिक मेथड में नंबर 1 पॉइंट आता है ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट पॉइंट क्या आता है? ऑब्जर्वेशन। क्लियर? ये ऑब्जर्वेशन है क्या? तो सिंपल सा, अगर नदी बह रही है ना, तो पहले क्या किया होगा? ऑब्जर्व किया होगा। सिंपल सा कि नदी लेफ्ट टू राइट बह रही है, लेफ्ट टू राइट बह रही है। एक दिन ऑब्जर्व नहीं किया होगा, बहुत दिन ऑब्जर्व किया होगा, है ना। और उसने सोचा होगा कि चल उसके पास में कोई नदी होगा, सपोज दैट उसके पास में कोई नदी होगा, और डेली देखता होगा कि नदी जो है एक ही डायरेक्शन में बह रही है, बह रही है, बह रही है। वो कुछ देर एवरीडे जाता होगा, वो सोचता होगा कि कहीं आज उल्टा बह जाए नदी, ऐसा सोचता होगा, है ना, कि आज इधर बह रही है तो हो सकता है कल इधर से, आज लेफ्ट टू राइट बह रही है तो अगले दिन राइट टू लेफ्ट बह सकती है ना। ये सोचता होगा, है ना। इसी पर्पज से वो ऑब्जर्व करता गया बहुत दिनों तक। राइट? कि कहीं एक ऐसा दिन आएगा जहां नदी जो है राइट टू लेफ्ट बहेगी, है ना। इस बेसिस पे वो ऑब्जर्व करता गया, है ना। लेकिन उसको ऑब्जर्वेशन में क्या मिला कि नदी जो है लेफ्ट टू राइट ही बह रही है, लेफ्ट टू राइट ही बह रही है, राइट टू लेफ्ट तो बह ही नहीं। बहुत दिनों तक ऑब्जर्व किया गया, समझ मेरी बात। और नदी बहते गई एक ही डायरेक्शन में। राइट? एक ही डायरेक्शन में नदी बहती रही, है ना, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। दिस इज ऑब्जर्वेशन। क्लियर? दूसरा बताते हैं एग्जांपल ऑब्जर्वेशन का। बॉल को हम ऊपर फेंके, बॉल नीचे ही गिर रहा है। या फिर किसी पौधे से कोई भी फल है वो नीचे ही गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा। तो एक दिन ऑब्जर्व नहीं किया होगा, बहुत दिनों तक ऑब्जर्व किया होगा कि फल जो है पेड़ से टूटती है, नीचे गिरती है, अर्थ की पेड़ से टूटती है, नीचे की ओर गिरती है। बॉल को ऊपर फेंकते हैं, नीचे ही गिरता है। ये बहुत दिन तक ऑब्जर्व किया गया होगा। राइट? फिर ऑब्जर्वेशन में चलते हैं, तो कभी सर्दी आती है, कभी गर्मी आती है, कभी ठंडी तो कभी गर्मी, है ना जी। ये क्यों आती है ना। तो इसको ऑब्जर्व किया गया। सर्दी आती है, ठंडी आती है, सर्दी गर्मी आते रहती है। फिर ऑब्जर्व किया गया कि बारिश जो है 3 ही मंथ होता है साल में, 9th मंथ नहीं होता है। इसको ऑब्जर्व किया गया, बहुत दिनों तक ऑब्जर्व किया गया कि बारिश जो है 9th मंथ नहीं होती है, केवल 3 ही मंथ होती है। राइट? बिजली चमकती है, इसको भी ऑब्जर्व किया गया। राइट? तो बहुत सारा जितने भी नेचर की एक्टिविटी है, फेनोमेना है, सबको ऑब्जर्व किया गया। और एक दिन ऑब्जर्व नहीं किया होगा, बहुत दिनों तक ऑब्जर्व किया होगा। फिर वो ऑब्जर्वेशन किया, है ना। तो नेचर का वो उसने ऑब्जर्वेशन किया। अब ऑब्जर्व करने के बाद क्या करेगा? तो जो चीज उसने ऑब्जर्व किया उसको बाय प्रैक्टिकल वो लेबोरेटरी में जाएगा, लेबोरेटरी में जाके उसको बाय प्रैक्टिकल देख के करेगा, है ना, आखिर ये क्यों हो रहा है ना। तो नेक्स्ट क्या करेगा? ऑब्जर्वेशन के बाद वो कहा जाएगा? नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन के बाद लैब में जाएगा। लैब में उसी चीज को क्या करेगा? प्रैक्टिकल करेगा। सिंपल सा, बहुत भारी मास था,
दो भारी मास है और उसको दो रोप से हैंग कर दिया, भारी मास, बहुत हैवी मास था, और दोनों मास को एक रोप से हैंग कर दिया, तो देखा दो मास अट्रैक्ट हो रहा है, राइट, दिस इज द ऑब्जर्वेशन, है ना। तो दो हैवी मास को हैंग करने के बाद उसने क्या ऑब्जर्व किया कि दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। समझ रही बात, समझ में आ रही बात। तो अट्रैक्ट क्यों कर रहा है ना। तो ये क्या हुआ कि मतलब जो ऑब्जर्व क्या किया उसने कि एक कोई फल था पौधे का और वो नीचे गिर रहे हैं, फल के पास भी मास है और अर्थ के पास भी मास है, जिसके कारण दोनों एक दूसरे को कोई फोर्स लगा रहा होगा, दैट इज द ऑब्जर्वेशन, राइट। ये ऑब्जर्व कर रहा है कि गिर रहा है, बॉल को ऊपर फेंक रहे नीचे गिर रहा है, बॉल को ऊपर फेंक रहे नीचे गिर रहा है, बॉल को ऊपर, इट द ऑब्जर्वेशन। तो ये सब ऑब्जर्व किया गया। ऑब्जर्वेशन के बाद उसी चीज को प्रैक्टिकली लैब में प्रैक्टिकल किया गया, राइट। तो फिर लैब गया, लैब में कैसा प्रैक्टिकल किया, तो कंट्रोल्ड प्रैक्टिकल किया, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किया गया, क्लियर। तो स्टडी ऑफ नेचर में साइंटिफिक मेथड क्या है हमारा, पहला मेथड है ऑब्जर्वेशन, पहले जो भी नेचर में एक्टिविटी हो रही है उसको ऑब्जर्व करो। दूसरा क्या है कि जो ऑब्जर्वेशन आपने किया उसी चीज को आप लैब में जाके उसका कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करो, क्लियर। समझ रही बात, समझ में आ रही बात। क्योंकि सनराइज भी होता है, सनसेट भी होता है ना। ऐसा क्यों होता है कि एक बार सनराइज होता है फिर सनसेट हो जाता है कुछ टाइम के बाद, ऐसा क्यों, दैट इज द ऑब्जर्वेशन, है ना। उसी चीज को कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करो। कैसे कंट्रोल एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन नंबर 1, हमने क्या देखा, नदी जो है लेफ्ट टू राइट बह रही है ना। तो अब वो लैब में गया, लैब में क्या किया, एक ट्यूब लिया, ट्यूब, और उस ट्यूब में पानी को क्या कर दिया, भर दिया, समझ मेरी बात। और फिर पहले ट्यूब को दोनों साइड से बंद किया हुआ था, फिर वो ट्यूब को दोनों साइड से ओपन कर दिया और ऐसे रखा। एक ट्यूब लिया, ट्यूब, और उस ट्यूब में पानी को क्या कर दिया, भर दिया, समझ मेरी बात। और फिर पहले ट्यूब को दोनों साइड से बंद किया हुआ था, फिर वो ट्यूब को दोनों साइड से ओपन कर दिया और ऐसे रखा ट्यूब को, पानी नहीं गिर रहा है, क्लियर, समझ मेरी बात। पानी अगर गिरेगा तो दोनों डायरेक्शन, इधर भी गिर रहा है इधर भी गिर रहा है, लेकिन उसको दिखाना क्या था कि एक ही डायरेक्शन में पानी बह रही है नदी में। तो उसने ट्यूब को क्या कर दिया, ऐसे ना रख के ऐसे रख दिया, थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। पहले ट्यूब ऐसे था, अब ट्यूब ऐसे है। ट्यूब के अंदर क्या है, पानी, पानी किधर बहने लगा, इधर से इधर बहने लगा। इधर क्या है, हाइट है, इधर थोड़ा हाइट है, इधर कम हाइट है, मतलब हाई हाइट से लो हाइट की ओर पानी बहेगी। पानी कैसे बहेगी, तो हाई टू लो बहेगी। तो उसने कंट्रोल एक्सपेरिमेंट कर लिया, समझ मेरी बात। तो लैब में गया, ट्यूब को उठाया, ट्यूब में पानी भरा और थोड़ा ट्यूब को क्या कर दिया, एक साइड हाई कर दिया एक साइड लो कर दिया, पानी हाई टू लो बहने लगा। दिस इज द कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, है ना। तो उसको समझ में आ गया पानी किधर बह रही है, हाई टू लो की ओर बह रही है। ये हाई टर्म क्या है, लो टर्म क्या है, फिर उसके बाद डिस्कशन करने लगा। दूसरा कि दो हैवी मास लिया, दो हैवी मास को एक क्या कर दिया, हैंग कर दिया। हैंग करने के बाद देखा दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, दिस इज द कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। इसलिए बताया कि जब कोई बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो बॉल के पास भी मास होता है, अर्थ के पास भी मास होता है, दोनों मास एक दूसरे को क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है और अट्रैक्ट कर रहा है, दिस इज द कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। तो इसको प्रैक्टिकली लैब में किया गया कि दो हैवी मास को लटका दिया, दोनों मास एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, समझ रहे हो। यानी कि अर्थ के चारों तरफ, सन के चारों तरफ अर्थ घूम रही है, तो सन के पास भी मास है, अर्थ के पास भी मास है, दोनों के पास मास कैसा है, हैवी है। तो दोनों क्या लगा रहा होगा, एक दूसरे को फोर्स लगा रहा होगा, है ना। कौन सा फोर्स, तो अट्रैक्शन फोर्स, समझ रहे। इसलिए सन के चारों तरफ अर्थ घूम रही है ना। क्यों घूम रही है आगे बात करेंगे। तो देखिए कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, इस चीज को एक्सपेरिमेंट किया गया कि दो मास एक दूसरे को क्या लगाता है, फोर्स लगाता है ना। नदी एक ही डायरेक्शन में क्यों बहती है, इसको कंट्रोल एक्सपेरिमेंट किया गया, है ना। फिर बारिश क्यों होती है, ये भी एक्सपेरिमेंट किया गया। देखो कैसे, तो क्या किया, स्टोव लिया, स्टोव के ऊपर पानी को रखा, एक बीकर में पानी रख के स्टोव में, है ना, स्टोव के ऊपर बीकर को रखा जिसमें पानी था। फिर वो पानी को गर्म किया, गर्म करने के बाद स्टीम बना, उसके ऊपर क्या रख दिया, एक बर्तन, चाहे कोई भी बर्तन ले लिया, राइट, यूटेंसिल प्रोडक्ट ले लिया, राइट। तो कोई भी यूटेंसिल प्रोडक्ट ले लिया, समझ मेरी बात, ढक्कन जिसको बोलते हैं, है ना, बर्तन का ढक्कन। तो
स्टोव लिए, उसके ऊपर बीकर रखे, बीकर में पानी डाले, क्लियर, पानी डालकर उसको ही क्या किए, उस पानी को गर्म किए, गर्म करने पे स्टीम बना और स्टीम को एक प्लेट के ऊपर क्या कर दिए, वो स्टीम को एक प्लेट के ऊपर सेचुरेट कर दिए। जैसे सेचुरेट करते हैं तो कुछ टाइम के बाद देखते हैं वो वेपर क्या है, वो जो स्टीम है वो किस में कन्वर्ट हो गया, तो पानी में कन्वर्ट हो गया और फिर वो नीचे गिरने लगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है ना, ऐसा होता है। तो वही रीजन है कि 9 मंथ जब गर्मी या सर्दी रहती है तो उसमें जो धूप होती है, उस धूप के कारण क्या होता है, पानी को क्या करता है, वो एयर के द्वारा पहले पानी क्या होता है, बॉयल होता है, बॉयल के बाद वेपर स्टीम बनता है और स्टीम की जो मास है यानी कि वेट है वो एयर के वेट से कम होता है, जिसके कारण वो ऊपर की ओर अट्रैक्ट हो जाता है और क्लाउड बनता है और बारिश होता है। समझ में, वही चीज यहाँ भी होगा कि स्टोव के ऊपर बीकर रखे, उसके ऊपर पानी रखे, पानी को बॉयल किए तो बॉइलिंग पानी किस में कन्वर्ट हो गया, तो स्टीम में कन्वर्ट हो गया और उस बीकर के ऊपर एक क्या रख दिए, एक यूटेंसिल प्रोडक्ट रख दिए या कोई बर्तन रख दिए, ढक्कन जिसको बोलते हैं ढक्कन रख दिए, तो ढक्कन के ऊपर वो वेपर किस में कन्वर्ट हो गया, पानी में कन्वर्ट हो गया, दैट इज द क्लाउड, राइट। तो वो वेपर क्लाउड में कन्वर्ट हो गया और पानी नीचे फिर गिरने लगा। तो बाय प्रैक्टिकली किया गया है ना, जो ऑब्जर्वेशन किया गया उसको कंट्रोल एक्सपेरिमेंट उसका किया गया। दूसरा कि देखो ये बल्ब है, ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट इसके बल्ब इसके चारों तरफ घूम रहा है, तो जब बल्ब यहां था तो ये पोर्शन क्या था, जब बल्ब यहां पे था, ये बल्ब है और ये कोई ऑब्जेक्ट है, समझ मेरी बात। तो देखो बल्ब यहां पे है, ये ऑब्जेक्ट है, तो अब बल्ब का लाइट यहां पर रहा है तो ये कैसा दिखेगा, डे दिखेगा। अब फिर ये घूमते घूमते यहां चला गया तो ये इधर क्या दिखेगा, फिर से ये क्या दिखेगा, नाइट दिखेगा, राइट। तो सन अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, किसी ने बताया, उसने एक्सपेरिमेंट करने लगा, है ना, कि सनसेट भी होता है, सनराइज भी होता है, ऐसा क्यों होता है ना, डे होता है, नाइट होता है, डे नाइट क्यों होता है। तो एक बल्ब लिया, एक कोई ऑब्जेक्ट ले लिया और बल्ब को इसके चारों तरफ घुमाने लगा, राइट। तो जब ये घूमते घूमते जब ये यहां आ गया तो पहले यहां बल्ब था तो ये डे था, जब बल्ब यहां आ गया तो ये नाइट हो गया, राइट। तो बल्ब और एक ऑब्जेक्ट लिया गया, बल्ब को उस ऑब्जेक्ट के तरफ चारों तरफ घुमाया गया, तो एक पार्ट बल्ब का क्या था, पहले डे था, कुछ टाइम के बाद क्या हो गया, फिर नाइट हो गया, लाइट चली गई तो नाइट हो गया, राइट। इस तरह से कंट्रोल एक्सपेरिमेंट किया गया, समझ रहे। तो सन के हमारे यहाँ डे भी होता है, नाइट भी होता है, क्यों होता है सबको समझ में आ गया, राइट, समझ रही बात। या फिर हो सकता है उसने किया, एक बल्ब को फिक्स कर दिया, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को घुमाने लगे, ये बल्ब क्या है, सन, और ये क्या है, अर्थ, अर्थ इसके चारों तरफ घूमने लगा, राइट। जब यहां पे था तो डे था, इधर आया तो नाइट हो गया, क्लियर। ऐसे एक्सिस पे घूमता है, ये मान लो सन है, अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रहा है, तो यहाँ पे दिखा जैसे जैसे घूम रहा है, यहाँ तक डे है, जैसे ये पार्ट आया, ये पार्ट क्या हो गया, हम मान लो यहाँ पे हम रह रहे हैं, अभी डे है ना, अब ये एक्सिस पे अर्थ घूम रही है ना, अब ये पार्ट पे लाइट पड़ेगी, ये पार्ट पे नहीं पड़ेगी, तो अब हम क्या महसूस करेंगे, नाइट, क्लियर। तो इस तरह से कंट्रोल एक्सपेरिमेंट किया गया, किसमें, कहां पे, लेबोरेटरी में, राइट। पहले ऑब्जर्वेशन, फिर क्या किया, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, समझ मेरी बात। थर्ड पॉइंट है साइंटिफिक मेथड का क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। फिर ये क्यों हो रहा है उसका रीजन बताया गया, है ना। दो तरह का रीजन बताया गया, पहला है क्वालिटेटिव रीजनिंग और दूसरा है क्वांटिटेटिव रीजनिंग, है ना। तो इस दो पॉइंट को नोट करो, फिर आगे चलते हैं। तो आइए, साइंटिफिक मेथड टू स्टडी ऑफ नेचर में पहला ऑब्जर्वेशन किया गया, दूसरा लेबोरेटरी में उसी चीज को जो ऑब्जर्व किया गया उसको प्रैक्टिकली किया गया, और थर्ड पॉइंट पे प्रैक्टिकली करने के बाद, है ना, उसको कुछ निष्कर्ष निकला, क्वालिटेटिव रीजनिंग, है ना, रीजन बताने लगा, है ना, कि आखिर ये क्यों हो रहा है ना। क्वालिटेटिव दो तरह का रीजन बताया, क्वालिटी के रूप में और क्वांटिटी के रूप में, क्लियर। तो पहले क्वालिटेटिव की बात करते हैं, जैसे सन जो है, सन का लाइट आ रही थी और इधर से पानी का फुहारा दे दिए, ये सन का लाइट आ रहा है, यहां से पानी का फुहारा दे दिए, जैसे पानी का फुहारा इस पे दिए तो हमको इस सन का 7 कलर, यहाँ पे
फुहारा में 7 कलर दिखने लगा। यहाँ पे अब सन का लाइट यहाँ है और यहाँ पे फुहारा दिया, तब पर भी वही 7 कलर यहाँ पे दिख रहा है वाटर पे, है ना। तो वाटर के ऊपर 7 कलर दिख रहा है ना। तब बताया गया कि सन के पास 7 कलर ऑफ लाइट होता है। समझ रहे हो? तो सन के पास कितने कलर ऑफ लाइट होता है? तो 7 कलर ऑफ लाइट होता है। कैसे? तो पानी का फुहारा, सन के लाइट की ओर पानी का फुहारा फेंका तो उसमें 7 कलर दिखने लगा। तो बता दिया दुनिया को, है ना, कि सन के लाइट में 7 कलर ऑफ लाइट होता है ना। समझ में बात? तो ये सब प्रैक्टिकली करके उसका क्वालिटेटिव रीजनिंग देने लगा। दिस इज क्वालिटेटिव रीजनिंग, राइट। समझ रही बात? क्वालिटेटिव रीजनिंग में ये भी है कि बर्फ, अभी जो हम पानी को बॉयल किए, बॉयल से स्टीम बना, और जिसमें हम स्टीम बनाए थे उसके ऊपर क्या रख दिए? एक बर्तन रख दिए, तो उस पर वो स्टीम किस में कन्वर्ट होने लगा? क्लाउड में, और फिर वो पानी नीचे गिरने लगा, राइट। तो हमारा क्वालिटेटिव है, क्लियर। तो बहुत सारा एग्जाम्पल है क्वालिटेटिव का। नेक्स्ट है क्वांटिटिव। क्वांटिटिव रीजनिंग, है ना। क्वालिटेटिव रीजनिंग में एक ये भी आएगा कि मान लो कि 2 ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, 2 ऑब्जेक्ट के बीच बताया गया है ना कि 2 भारी मास है, दोनों भारी मास एक दूसरे को क्या करती है? कंट्रोल एक्सपेरिमेंट में क्या किया था कि एक ऑब्जेक्ट ऊपर फेंक रहे, नीचे गिर रहा है। ऐसा क्यों गिर रहा है? तो दोनों ऑब्जेक्ट के पास क्या है? मास है। जरूर दोनों एक दूसरे को क्या लगा रहा, कोई एक फोर्स लगा रहा होगा। उस फोर्स का नाम क्या दे दिया? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्वालिटेटिव रीजनिंग। तो 2 ऑब्जेक्ट के बीच, यानी कि अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, तो जरूर अर्थ के पास कोई फोर्स है, उस फोर्स का नाम क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। क्वालिटेटिव रीजनिंग। बट अब देखो क्वांटिटिव रीजनिंग क्या है कि मान लो 2 ऑब्जेक्ट है, एक मास m1, एक मास m2, राइट। डिस्टेंस r है। तो यहां पे बताया गया कि फोर्स क्या लगेगा? यहां पे जो फोर्स काउंट किया गया F1, लेकिन अब जो यही M2 ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अब R से R1 हो गया, है ना। तो पहले डिस्टेंस R था, अब डिस्टेंस R1 हो गया, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? तो कम हो गई, है ना। तो यही हुआ कि 2 मास को एक दूसरे के नजदीक ले गए तो फोर्स ज्यादा लग रहा है, और दूर ले गए तो फोर्स कम लगा, है ना। तो कितना ज्यादा और कितना कम लगा? हो सकता है 2 टाइम्स कम लगा, 2 टाइम्स ज्यादा लगा। तो ये क्वांटिटी के रूप में जो वैल्यू आया वो हमारा कहलाएगा क्वांटिटिव रीजनिंग। समझ में आ रही बात? कि 2 ऑब्जेक्ट के बीच फोर्स कितना कम लगा, कितना ज्यादा लगा, एक क्वांटिटी के रूप में अगर हम रिप्रेजेंट करें तो उसको बोलेंगे क्वांटिटिव रीजनिंग। तो क्वालिटेटिव रीजनिंग एंड क्वांटिटिव रीजनिंग समझ में आ गया। क्वालिटेटिव रीजनिंग में सिंपली प्रिंसिपल एक तरह से बताया जाएगा। प्रिंसिपल नहीं बोलो तो एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग कि जैसे सन का लाइट, सन के पास क्या है? 7 कलर ऑफ लाइट, उसको क्वांटिटी के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, राइट। कितना लाइट है, कितना है, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, राइट। कि ये लाइट है, इतनी एनर्जी का, ये है, वो है, राइट। तो हमने सिंपल क्या कर दिया कि 7 कलर ऑफ लाइट किस में होता है? तो सन में होता है, जैसे क्वालिटेटिव रीजनिंग। अगर उसमें क्वांटिटी की बात करते हैं तो क्वांटिटिव रीजनिंग, राइट। कि 2 मास है, दोनों मास के बीच कौन सा फोर्स लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, क्वालिटेटिव रीजनिंग। अगर उस 2 ऑब्जेक्ट के बीच अगर सेपरेशन कम या ज्यादा लगेगी तो कितना फोर्स कम या ज्यादा होगा? दैट इज द क्वांटिटिव रीजनिंग। समझ मेरी बात? ये 2 तीसरा पॉइंट है साइंटिफिक मेथड का। चौथा पॉइंट हम लोग फिर चले किसमें? जब हम लोग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटिव रीजनिंग करने लगे, है ना, तो चौथा पॉइंट हमारा आ गया मैथमेटिकल मॉडलिंग। जब क्वांटिटी की बात कर लेंगे तो मैथमेटिकल मॉडलिंग आने लगा। ये मैथमेटिकल मॉडलिंग है क्या? सिंपल सा, हमने तो दुनिया को बता दिया कि 2 ऑब्जेक्ट के बीच कौन सा फोर्स लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, राइट। और फोर्स कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, क्वांटिटी के रूप में हम रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। लेकिन उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसका एक्यूरेट वैल्यू जानने के लिए हमको क्या चाहिए? मैथमेटिकल मॉडलिंग चाहिए। इसलिए 2 मास है M1 M2,
और दोनों के बीच सेपरेशन कितना है, तो आर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बना, कैपिटल जी m1 m2 बाय आर। देखते मैथमेटिकल मॉडलिंग, राइट, कि दो ऑब्जेक्ट के बीच, दो मासिव ऑब्जेक्ट के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स का मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या होगा, तो कैपिटल जी m1 m2 बाय आर। समझ में, पहले ऑब्जर्वेशन किया, फिर कंट्रोल एक्सपेरिमेंट किया, फिर उसके बेसिस पे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग दिया, रीजन दिया, फिर जैसे रीजन दिया तो बाद में उसका मैथमेटिकल मॉडलिंग भी आने लगा कि अगर सेपरेशन दो ऑब्जेक्ट के बीच आर है तो कितना फोर्स लगेगा, अगर 2r हो जाएगा तो कितना फोर्स लगेगा, राइट, समझ रहे बात। तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग का जैसे डेवलप हुआ तो वहां से मैथमेटिकल मॉडलिंग क्रिएशन आ गया। दिस इज द साइंटिफिक मेथड। तो ये 4 नंबर ऑफ साइंटिफिक मेथड है जहां पे मैथमेटिकल मॉडलिंग की बात करते हैं। तो 3 स्टेप के बाद मैथमेटिकल मॉडलिंग आया। आप जो आसानी से आर यहां पे कैपिटल जी m1 m2 बाय आर, सिंपल हम आर भी लिख सकते हैं, तो आर स्क्वायर क्यों लिखे, ये आर स्क्वायर क्यों लिखा गया, इसका भी रीजन है ना। आसानी से हम क्या दो ऑब्जेक्ट के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कितना है कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन इसको बनाने में कितना टाइम लगा होगा आप सोच भी नहीं सकते हो। सैकड़ों वर्ष लगा होगा इस मैथमेटिकल मॉडलिंग को बनाने में। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात। और हम 2 सेकंड में इसको स्टडी कर लेते हैं आसानी से, ठीक है। आर स्क्वायर ही क्यों हुआ, आर क्यों नहीं हुआ, इसका भी रीजन है ना। तो बहुत सारा रीजन है इसका, तब ये आर स्क्वायर बनाया गया इस पे, राइट, समझ रहे बात। तो ये सब हमारा मैथमेटिकल मॉडलिंग है, क्लियर। यहां तक समझिए, फिर आगे चलते हैं। तो जैसी मैथमेटिकल मॉडलिंग आया तो लोग क्या, तो स्टडी ऑफ नेचर में इसको क्या करने लगा, प्रिडिक्शन, साइंटिस्ट लोग प्रिडिक्शन करने लगा। मैथमेटिकल मॉडलिंग आने के बाद प्रिडिक्शन कैसे किया गया, तो आइए समझते हैं। देखिए, बोला गया कि ये सन है और ये अर्थ है, और अभी हमने समझा कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ऊपर फेंको तो अर्थ की ओर अट्रैक्ट हो जाता है। सिंपल सा लॉजिक है ना। क्यों अट्रैक्ट होता है ना, तो उसका भी रीजन है क्यों अट्रैक्ट होता है। सन अर्थ की ओर क्यों नहीं अट्रैक्ट होता है, अर्थ सन की ओर अट्रैक्ट क्यों नहीं होता है, ये अर्थ क्या होता है सन के चारों तरफ घूमता है, इसकी ओर अट्रैक्ट क्यों नहीं होता है, या फिर सन अर्थ की ओर अट्रैक्ट क्यों नहीं होता, इसका भी रीजन है। प्रिडिक्शन होने लगा, है ना। तो प्रिडिक्शन करने लगे। प्रिडिक्शन में क्या निकला, हमको तो फॉर्मूला पता हो गया मैथमेटिकल मॉडलिंग है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स का। 2 मास है, ये मास 1 है, ये मास m2 है, दोनों के बीच सेपरेशन r है, क्लियर, आर स्क्वायर। अब दोनों के बीच फोर्स तो लग रहा है, बट दोनों अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो कहता है कि अर्थ जो है किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर लेती है, तो सन को अर्थ क्यों नहीं अट्रैक्ट करे, क्या रीजन है। तो रीजन ये है कि सन और अर्थ के बीच सेपरेशन बहुत ज्यादा होता है और फोर्स कम लगता है, जिसके कारण अर्थ सन की ओर अट्रैक्ट नहीं होता है, न सन अर्थ की ओर अट्रैक्ट होता है, क्लियर। दोनों मासिव है, इसका ही मास ज्यादा है, इसका ही मास ज्यादा है, लेकिन सेपरेशन बहुत ज्यादा है। तो सन और अर्थ के बीच सेपरेशन इतना ज्यादा है कि ये आर का वैल्यू इतना ज्यादा है कि फोर्स का वैल्यू लगभग क्या आ जाता है, 0 हो जाता है, लगभग इक्विवेलेंस, राइट। तो सन और अर्थ के बीच फोर्स इतना ज्यादा लगता है कि फोर्स की वैल्यू जो है बहुत स्मॉल आता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जब स्मॉल लगेगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, नहीं करेगा। समझ में नहीं बात। फिर प्रिडिक्शन करने लगा कि अगर ये चीज हो रही है तो हम रॉकेट या सैटेलाइट छोड़ते हैं, तो फिर दूसरे प्लैनेट या दूसरे सैटेलाइट में क्यों चली जाती है, क्या प्रॉब्लम है ना, कैसे चली जाती है। तो प्रिडिक्शन देखो, ये मान लो अर्थ है और ये मान लो मून है, सपोज दैट। मून और अर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करता है क्योंकि दोनों के बीच सेपरेशन ज्यादा है, तो फोर्स कम लग रहा है, जिसके कारण अर्थ और मून अट्रैक्ट नहीं करता है। लेकिन यहां से किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते तो मून की ओर चला जाता है, ऐसा क्यों। यहां अर्थ से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं
तो मून की ओर चला जाता है, अर्थ की ओर वापस नहीं आता है। ऐसा क्यों? इसका भी रीजन निकाला गया। तो हमारे पास फॉर्मूला था ही मैथमेटिकल मॉडलिंग m1 m2 by r स्क्वायर, राइट। अब इसी फॉर्मूला को यूज करता गया, यूज करते करते अलग अलग डिस्टेंस पर फोर्स की वैल्यू निकाली गई। एक पॉइंट ऐसा आया जहां पे इसका फोर्स, ये अलग अलग डिस्टेंस पे फोर्स की वैल्यू निकालती है। मान लो m1 एक ऑब्जेक्ट है और ये मास ऑफ द अर्थ है। मास ऑफ द अर्थ से m1 किसी सैटेलाइट को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अर्थ से किसी सैटेलाइट को मून की ओर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सिंपल सा बात। यानी किसी रॉकेट को हम भेज रहे हैं अर्थ से बाहर, किसी सैटेलाइट को भेज रहे हैं अर्थ से बाहर, तो सैटेलाइट का मास होगा ना जी। अब प्रेडिक्शन करने लगा कि सैटेलाइट को अगर मून पे भेजना है तो कितना फोर्स लगाए कि मून पे चला जाए, राइट। तो प्रेडिक्शन करने लगा कि अगर सैटेलाइट इतनी डिस्टेंस पे होगी तो वापस आ जाएगी, इतनी डिस्टेंस पे होगी तो अर्थ की ओर अट्रैक्ट हो जाएगी, इतनी डिस्टेंस पे फिर अर्थ की अट्रैक्ट हो जाएगी। फिर डिस्टेंस बढ़ाते गया, फोर्स की वैल्यू निकालते गया, सैटेलाइट का मास के बेसिस पे फोर्स डिस्टेंस बढ़ा बढ़ा के फोर्स का वैल्यू निकालते गया। एक टाइम ऐसा आया जहां पे इसका फोर्स, अर्थ जो है सैटेलाइट को अट्रैक्ट करना बंद कर दिया। एक पॉइंट ऐसा था, है ना, डिस्टेंस बढ़ाते गया सैटेलाइट से और मास के बीच डिस्टेंस बढ़ाते गया, फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते गया। एक टाइम ऐसा आया कि सैटेलाइट जो है अर्थ की ओर अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। तो ये पॉइंट कौन सा है? तो ये ऐसा पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है न्यूट्रल पॉइंट। इस पॉइंट पे ना अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकता है और ना मून इधर से अट्रैक्ट कर सकता है। तो मून भी यहां तक, यानी मून का फोर्स और अर्थ का फोर्स दोनों इस पॉइंट पे क्या होता है? सेम होता है ना। अगर इस पॉइंट पे सैटेलाइट रहेगी, ना अर्थ इसको अट्रैक्ट कर पाएगा ना मून अट्रैक्ट कर पाएगा, है ना। समझ मेरी बात? तो नहीं अट्रैक्ट कर पाएगा तो ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? मिडल में घूमता रहेगा, क्योंकि ना अर्थ की ओर आएगा ना मून की ओर आएगा, चारों तरफ घूमता रहेगा, सिंपल सा, क्लियर। तो एक पॉइंट ऐसा आया सैटेलाइट का जहां पे सैटेलाइट अर्थ की ओर अट्रैक्ट नहीं हो रहा है ना मून की ओर अट्रैक्ट हो रहा है। तो डिस्टेंस उसको पता चल गया कि अर्थ से इतने डिस्टेंस पर भेजते हैं तो अर्थ की ओर सैटेलाइट अट्रैक्ट नहीं होती है, मून की ओर सैटेलाइट अट्रैक्ट नहीं होती। लेकिन अगर इससे ज्यादा डिस्टेंस से, यानी आर का वैल्यू ग्रेटर देन R1 कर दे, है ना। ये प्रिडिक्शन आया कहां से? मैथमेटिकल मॉडलिंग से। जैसे ही मैथमेटिकल मॉडलिंग आया तो प्रिडिक्शन स्टार्ट हो गया और उस प्रिडिक्शन के बेसिस पे बहुत सारा हम लोग वर्क करने लगे, है ना। सैटेलाइट भेजने लगे एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट, एक सैटेलाइट दूसरे सैटेलाइट की ओर, राइट। तो ये सब काम करने लगे। तो इस तरह से डिस्टेंस पहले वो क्या किया होगा? ऑब्जर्व किया होगा, उसके बेसिस पे फोर्स देखा होगा कि अट्रैक्ट हो जा रहा है, फिर अलग अलग डिस्टेंस लेके, है ना, सैटेलाइट को भेजते गया। और एक टाइम ऐसा आया कि अर्थ की ओर वो सैटेलाइट अट्रैक्ट नहीं हुआ, ना मून की ओर अट्रैक्ट हुआ। तो उसको समझ में आ गया कि एक पॉइंट ऐसा है जहां अर्थ और मून का फोर्स क्या होगा? सेम होगा। लेकिन अगर उससे ज्यादा डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करें तो क्या होगा? सैटेलाइट मून की ओर चला जाएगा। मतलब ये डिस्टेंस से ज्यादा डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को अगर हम प्रोजेक्ट करें, यानी कि इतने डिस्टेंस पर अगर हम फोर्स की वैल्यू निकाल दें, है ना, तो उतने फोर्स से अगर ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्ट कर दें यहां से, राइट, तो ऑब्जेक्ट जो है, यानी कि उतना फोर्स पे ऑब्जेक्ट जो है अर्थ की ओर अट्रैक्ट नहीं होगा और मून की ओर चलना स्टार्ट कर देगा। यानी कि इस पॉइंट के बाद हम इतने फोर्स से बोले, इतने वेलोसिटी से भेजे ऑब्जेक्ट को, समझ मेरी बात, ताकि इस रीजन को क्रॉस कर जाए और मून की ओर चला जाए, है ना। तो ये सब जब मैथमेटिकल मॉडलिंग हुआ तब प्रिडिक्शन हुआ, और आज के डेट में हम लोग सैटेलाइट वगैरह आसानी से भेज देते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये है हमारा मैथमेटिकल मॉडलिंग का प्रिडिक्शन। जब प्रिडिक्शन हुआ तो प्रिडिक्शन में कुछ सही निकला, कुछ गलत भी निकला, है ना। समझ मेरी बात? लास्ट पॉइंट है साइंटिफिक मेथड का, जो कि प्रिडिक्शन के बाद हो सकता है
जो प्रिडिक्शन की है वो गलत हो सकता है वो प्रिडिक्शन सही हो, ये भी हो सकता है, राइट। तो लास्ट पॉइंट हमारा होता है साइंटिफिक मेथड ऑफ टू स्टडी ऑफ नेचर का वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन। फॉल्सिफिकेशन क्लिक। जब हम लोग प्रिडिक्शन करना स्टार्ट कर दिए है ना, तो उस प्रिडिक्शन की वैल्यू को, यानी कि ये जो वैल्यू है, ये मान लो जो फोर्स का यूनिवर्सल फोर्स जो मैथमेटिकल मॉडलिंग आया Gm1m2/r², इसका प्रिडिक्शन जब करना स्टार्ट किए, जब इसका वेरिफिकेशन करना स्टार्ट किए, राइट, तो हो सकता है जो चीज हमने नेचर के ऑब्जर्व किया, जिसका हमने प्रैक्टिकल किया, जिसका हमने क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजन दिया, राइट, और उस बेसिस पे जो मैथमेटिकल मॉडलिंग दिया, और जो हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, हो सकता है वो प्रिडिक्शन गलत हो, है ना। हो सकता है जो हम रीजनिंग दिए, जो हम रीजन बताए वो गलत हो सकता है, और ऐसा हुआ है। जैसे अर्थ, जैसे लाइट की बात करते हैं, न्यूटन्स ने कहा लाइट जो है एक रे की तरह चलता है। लाइट जो है, जैसे यहां पे हमको कोई ऑब्जेक्ट दिख रही है, तो यहां से लाइट आ रही है और इससे रे की ओर टकराती है, और ये ऑब्जेक्ट हमको दिख रहा है, राइट। न्यूटन्स ने कहा लाइट रे की ओर चलता है। फिर आया एक हाइजन नाम का एक साइंटिस्ट है, बोला लाइट रे की ओर नहीं चलता है। तो न्यूटन्स ने बताया लाइट रे है, हाइजन ने बताया लाइट रे नहीं है, लाइट एक वेव है, राइट। जिस तरह से वाटर को हम शांत वाटर है, अगर उसको हम डिस्टर्ब करते हैं तो वाटर का वेव क्या होता है, चारों तरफ फैलता है। उसी तरह लाइट भी क्या है, चारों तरफ फैलती है। एक रूम है, लाइट कहीं से आ रही है एक विंडो से, तो हमको उस रूम का चारों तरफ लाइट दिखता है, आसानी से हम ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। एक रूम बंद है और कहीं से एक विंडो से लाइट आई, तो लाइट, उस लाइट के कारण चारों तरफ हमको ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमको दिख जाता है। मतलब लाइट क्या है, चारों तरफ फैलता है, दैट इज द वेव। और पानी भी क्या है, या समुद्र में जो नहर वगैरह, समुद्र में जो लहर वगैरह है, क्या एक ही पॉइंट पे आता है कि चारों तरफ आता है, चारों तरफ आता है, राइट। उठा होगा एक ही पॉइंट पे, लेकिन फैलता है चारों तरफ, राइट। तो उसी तरह से लाइट एक वेव है, हाइजन ने बताया। न्यूटन्स ने क्या बताया, लाइट एक रे है। हाइजन ने बताया लाइट एक क्या है, वेव है। तो जो न्यूटन्स ने प्रिडिक्शन किया था, है ना, वो हाइजन ने उसको गलत बता दिया, ये फॉल्सिफिकेशन। तो जो हम वेरीफाई किए हैं, जो भी हम साइंटिफिक मेथड नेचर का किए हैं, हो सकता है वो सही हो और गलत हो, राइट। तो लास्ट पॉइंट हमारा स्टडी ऑफ नेचर क्या है, वेरिफिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन। बाद में आइंस्टाइन आया, उसने बोला लाइट क्या है, एक पैकेट ऑफ एनर्जी, दैट इज द फोटोन। लाइट क्या है, एक एनर्जी है, पैकेट ऑफ एनर्जी, दैट इज द फोटोन, है ना। और उसके बेसिस पे क्या बोल दिया है, एनर्जी, और उस एनर्जी का वैल्यू उसने निकाले mc², राइट। तो लाइट को पहले क्या बताया न्यूटन से, रे है। हाइजन ने बताया वेव है। न्यूटन और क्या कहते हैं, आइंस्टाइन है, उसने बोला लाइट एक पार्टिकल है। तो कौन सा पार्टिकल, तो फोटोन पार्टिकल, राइट। समझ रही बात। तो इस तरह से बाद में देखा गया कि लाइट वेव भी है और पार्टिकल भी है। ड्यूअल नेचर की डिस्कशन करने लगे, और वो हम लोग आज लोग स्टडी करते हैं। तो देखो लाइट का प्रिडिक्शन अलग अलग किया गया, कोई बोला रे है, कोई बोला वेव है। तीसरा आइंस्टाइन आया, उसने बोल दिया नहीं, लाइट एक पार्टिकल है, क्योंकि लाइट एक स्मॉल पार्टिकल का क्या है, एक पैकेट ऑफ एनर्जी है। उस पार्टिकल का नाम फोटोन है, राइट। और वो पार्टिकल टकराती है, समझ रही बात। और उस पार्टिकल के टकराने से हमको ऑब्जेक्ट दिखता है, समझ में आ रही बात। तो डिफरेंट वे साइंटिस्ट का प्रिडिक्शन डिफरेंट है ना, समझ में आ रही बात। लेकिन सब ने प्रूफ करके बताया था, इसलिए हम लोग उस चीज को स्टडी करते हैं, राइट। तो हो सकता है आगे लाइट के बारे में कोई और कुछ थ्योरी दे, लेकिन बाय प्रूफ, साइंटिफिक मेथड चाहिए, ऑब्जर्वेशन चाहिए, प्रैक्टिकल चाहिए, फिर क्या चाहिए, उसका क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग चाहिए, रीजन बताओ, फिर उसका मैथमेटिकल मॉडलिंग बताओ, अगर है तो, नहीं है तो फिर प्रिडिक्शन बताओ और वेरिफिकेशन बताओ। तो इतने पॉइंट को स्टडी करने के बाद, इसके बारे में नेचर ऑफ स्टडी करने के बाद उस चीज को लिखा जाए कहाँ पे, बुक में, और उसी चीज को हम लोग स्टडी करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, साइंस। तो बताओ
साइंस नेचर की स्टडी करने के लिए इतनी चीज हम करने के, यानी कि 6 पॉइंट साइंटिफिक मेथड किए, 6 साइंटिफिक मेथड किए, राइट। और 6 साइंटिफिक मेथड करने के बाद उसको बुक में लिखा गया और उस चीज की हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ये हमारा कहलाता है स्टडी ऑफ नेचर। इसलिए हम लोग अंधविश्वास पे, साइंस जो है अंधविश्वास पे विश्वास नहीं करता है, किसी श्रद्धा पे विश्वास नहीं करता है। साइंस विश्वास करता है साइंटिफिक मेथड पे। किस पे? साइंटिफिक मेथड, बाय प्रूफ विश्वास करता है, अदरवाइज नहीं विश्वास करता है साइंस, है ना। साइंस अंधविश्वास में नहीं जीता है, साइंस जीता है प्रैक्टिकल में। समझ मेरी बात? तो ये हमारा साइंस है। तो नेचर ऑफ स्टडी को हम लोग किस मेथड से स्टडी करते हैं? तो साइंटिफिक मेथड से स्टडी करते हैं। समझ में आ रही बात? तो यहां तक रहने देते हैं टॉपिक, है ना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, राइट। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मजे से रहिए, मजे से स्टडी कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।